अध्याय 36 खतरे की भावना। संकेत। इस दुनिया में पहले खिलाड़ी के रूप में जिन्होंने एक सुपर बड़ा शेल्टर पूरा किया है, आपको एक यादृच्छिक बी ग्रेड कौशल पुस्तक एक पुरस्कार मिला है। संकेत। आपने एक कौशल पुस्तक प्राप्त की, पशु प्रवृत्तिक तरह की भावना, आत्मा बंधन है। क्या ऐसी कोई अच्छी चीज है? मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना। फैंग हेंग ने अपने आप से बुदबुदाया। उसके बैकपैक में एक कौशल पुस्तक थी। वस्तु, पशु प्रवृत्तिक तरह की भावना, आत्मा बंधन। प्रकार, कौशल पुस्तक। खिलाड़ी ने इस कौशल को नहीं सीखा। विवरण, सीखी जाने वाली कौशल, पशु प्रवृत्तिक तरह की भावना, खिलाड़ी की मूल भावना विशेषता +10। खिलाड़ी के लिए आसन्न खतरे का पता लगाना आसान होगा। विवरण, आत्मा बंधन, व्यापार योग्य नहीं है। बढ़िया चीज। मुझे बिना किसी मेहनत के 10 बुनियादी अंक मिल गए। फैंग हेंग ने अपने सिर पर कौशल पुस्तक को थपथपाया और एक हल्की रोशनी चमकी। संकेत। खिलाड़ी ने कौशल सीखा, पशु प्रवृत्तिक तरह की भावना, स्तर अधिकतम। संकेत। कौशल के प्रभाव के तहत आपकी मूल भावना विशेषता +10 है। कौशल सीखने के बाद फैंग हेंग ने तुरंत बदलाव महसूस किया। यह एक वर्णनात्मक भावना थी। उसे लगा कि दुनिया स्पष्ट हो गई है। वह पहले से ज्यादा स्पष्ट देख सकता था और उसे आगे सुनाई देने लगा था। शायद यह भावना की क्षमता का प्रभाव था। व्यवहार में मुझे पहले से ज्यादा सटीकता से बंदूक चलाने में मदद मिलेगी, है ना? फैंग हेंग ने कंधे उचका दिए और इस बदलाव के साथ जल्दी से खुद को समायोजित किया। योजना के अनुसार फैंग हेंग केवल अस्थायी रूप से शेल्टर का उपयोग एक भंडारण बिंदु के रूप में करेगा। वह, ल्याओ बुफान, लियू लिन और अन्य लोग फिलहाल जेल के भवन संख्या 3 में रहेंगे। आखिरकार बेसमेंट जमीन से थोड़ी दूर था और ऊपर नीचे दौड़ना कठिन था। यह अंततः पूरा हुआ। एक एक कदम चलकर वह इस दिन तक पहुंचा। नए बने शेल्टर को देखकर फैंग हेंग को एक बड़ी उपलब्धि का एहसास हुआ। शेल्टर बनाना सिर्फ पहला कदम है, फैंग हेंग ने धीरे से कहा। अब उसके पास खेल में एक पैर जमाने का स्थान था। वह असली पैर जमाने से अभी भी दूर था। फैंग हेंग ने खुद को उत्साहित किया। अब समय था भर्ती पर विचार करने का। फैंग हेंग शेल्टर के कोने की ओर बढ़ा और निर्माण पृष्ठ खोला। वस्तु, बड़ी जीवित रेडियो स्टेशन। विवरण, सर्वनाश में अभी भी बहुत से जीवित बचे लोग हैं। आप जीवित रेडियो स्टेशन के माध्यम से उन्हें बुलाने का प्रयास कर सकते हैं। निर्माण की आवश्यकता 1, खिलाड़ी के पास छोटा या उच्च स्तर का शेल्टर होना चाहिए। निर्माण की आवश्यकता 2, खिलाड़ी का मूल उत्पादन स्तर 3 या उससे ऊपर होना चाहिए। फैंग हेंग ने एक बड़े जीवित रेडियो स्टेशन को 10 मिनट में पूरा किया और इसे शेल्टर के कोने में रखा। विवरण में जीवित बचे लोग सामान्य एनपीसी को संदर्भित करते थे। शेल्टर के मालिक के रूप में फैंग हेंग जीवित रेडियो स्टेशन के माध्यम से एनपीसी को भर्ती कर सकता था ताकि वे शेल्टर के लिए काम करें। सामान्य एनपीसी के पास केवल सबसे सामान्य कौशल होते थे, जैसे कि पेड़ काटना, निर्माण करना आदि। उनके पास खिलाड़ियों की तरह कोई विशेष प्रतिभा नहीं होती थी। उनकी मूल विशेषताएं नवोदित खिलाड़ियों के स्तर 1 के समान थी। इसके अलावा उनकी सीखने की क्षमता कम थी और कौशल को उन्नत करने की प्रक्रिया बेहद धीमी थी। उनकी ऊर्जा बिंदुओं की भी सीमा थी। उन्हें रहने के लिए आराम, भोजन और साफ घरों की आवश्यकता होती थी। जब ये चीजें कम होती थीं, तो उनका स्वामित्व का एहसास कम हो जाता था। जब यह किसी निश्चित सीमा तक कम हो जाता था, तो जीवित बचे एनपीसी स्वेच्छा से शेल्टर को छोड़ने का निर्णय लेते थे, जो शेल्टर की लोकप्रियता को प्रभावित करता था। फैंग हेंग को लगा कि जब ये सामान्य एनपीसी काम करेंगे, तो उन्हें ज़ोंबी के हमलों का सामना करना पड़ेगा और वे बिखर जाएंगे। जितना भी फैंग हेंग उन्हें सामग्रियों की खोज पर भेजने की हिम्मत करेगा,
वे जंगली में मर जाएंगे। 100% मृत्यु दर। हालांकि इन जीवित बचे लोगों में बहुत सीमाएं थीं, लेकिन उनके पास कुछ फायदे भी थे। उनकी बुद्धिमत्ता और वफादारी ज़ोंबी क्लोन की तुलना में बहुत अधिक थी। फैंग हेंग को एक बात का पूरा विश्वास था, खिलाड़ी उनका विश्वासघात कर देंगे। लेकिन जो एनपीसी सिस्टम द्वारा नियंत्रित थे, वे कभी भी विश्वासघात नहीं करेंगे। खेल में 1 या 2 मामलों में ऐसा हुआ था जहां एक बड़े गिल्ड ने किसी खिलाड़ी के विश्वासघात को उजागर किया। बड़े पैमाने पर मिशन इम्पॉसिबल, हनी ट्रैप, ब्लैक एंड व्हाइट और इन्फर्नल अफेयर्स जैसे मामलों का सामना लगभग साल में 1 या 2 बार होता था। यहाँ तक कि संघीय सरकार ने भी हस्तक्षेप किया। कुछ बड़े कंपनियों के विश्वासघात के कारण उनका दिवाला निकल गया। यह एक आम बात थी। हर तरह के घटनाक्रम खिलाड़ियों के बीच चर्चा का विषय बन जाते थे और जनता में गपशप बन जाते थे। बहुत सारे घोटाले थे। फैंग हेंग ने अपने भविष्य के लिए योजनाएं बनाई थी। वह एनपीसी का उपयोग करके शेल्टर की सुरक्षा के लिए आंतरिक खतरों को खत्म करेगा। फैंग हेंग रेडियो स्टेशन के पास गया और जीवित रेडियो को चालू किया। शेल्टर के मालिक फैंग हेंग। शेल्टर स्तर सुपर बड़ा। शेल्टर की आकर्षण 29। यह मूल्य शेल्टर के आकार, संसाधनों, सैन्य शक्ति, स्वच्छता और शेल्टर में लोगों की संतोषजनकता से संबंधित है। भर्ती के लिए उपलब्ध जीवित बचे लोगों की संख्या 3। हर 3 दिनों में 3 जीवित बचे लोगों की भर्ती की जाएगी। वर्तमान में अधिकतम संख्या 29। विवरण। शेल्टर जितना अधिक आकर्षक होगा, जीवित बचे लोगों को शरण के लिए आकर्षित करना उतना ही आसान होगा। एक बार जब कोई जीवित बचे व्यक्ति शेल्टर छोड़ देता है, तो संख्या थोड़ी घट जाएगी। यह फैंग हेंग का पहले बार खेल भर्ती प्रणाली से संपर्क था। उसकी याद में पिछले सर्वर में उसने केवल एक छोटे एकल व्यक्ति शेल्टर का निर्माण किया था, इसलिए वह जीवित बचे लोगों की भर्ती नहीं कर सका। ज्यादा परेशानी की बात यह थी कि एनपीसी जीवित बचे भी सिरों के द्वारा गिने जाते थे। एक और एनपीसी जीवित बचे के साथ शेल्टर की क्षमता +1 हो जाएगी। सबसे खराब यह था कि हाल ही में भर्ती हुए जीवित बचे सभी भूखे थे। प्रारंभिक चरण में सामान्य खिलाड़ियों के लिए उन्हें खिलाना वाकई मुश्किल था। फैंग हेंग ने अपने हाथ उठाए और रेडियो स्टेशन के माध्यम से सभी 3 जीवित बचे एनपीसी की भर्ती की। वैसे भी अब उसके पास ज़ोंबी क्लोन थे, इसलिए शेल्टर में सामग्री की कोई कमी नहीं थी, इसलिए इन शरणार्थियों के लिए भोजन प्रदान करने में कोई समस्या नहीं थी। ज़ोंबी क्लोन की उपस्थिति के कारण उन्हें इतने सारे सामान्य एनपीसी जीवित बचे लोगों की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें केवल कुछ लोग चाहिए थे जो शेल्टर की सफाई और दैनिक संचालन बनाए रखें। अधिकतम वे शेल्टर का विस्तार होने का इंतजार कर सकते थे और फिर और भर्ती कर सकते थे। भर्ती पूरी होने के बाद वे जेल में सभी काम और परिवहन कर सकते थे। वे ज़ोंबी क्लोन की तुलना में बहुत चतुर थे और कड़ी मेहनत करते थे। जल्द ही 3 शरणार्थी जेल के प्रवेश पर प्रकट हुए। फैंग हेंग ने उन्हें जेल के भवन संख्या 3 में ले जाकर पर्याप्त भोजन दिया। आपका बहुत धन्यवाद। बाहर के ज़ोंबी बहुत डरावने हैं। मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मैं आपकी मदद करूँगा। धन्यवाद, फैंग हेंग। शेल्टर में हमें रखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। एक सुनहरे बालों वाली महिला शरणार्थी ने फैंग हेंग के प्रति आभार व्यक्त किया और उसका धन्यवाद किया। मेरे पास यहाँ बहुत सारा खाना है, लेकिन यह मुफ्त में नहीं है। आपको शेल्टर के लिए काम करना होगा और इसके बदले सुरक्षा प्राप्त करनी होगी। फैंग हेंग ने पहले मंजिल पर हॉल की ओर इशारा किया। मुझे चाहिए कि आप सफाई और सामग्रियों को व्यवस्थित करने के लिए जिम्मेदार हों। कृपया कुछ कमरों को जल्दी साफ करें। आप में से प्रत्येक एक कमरा चुनकर उसमें रह सकते हैं। ठीक है, हम जल्द ही ऐसा करेंगे।